हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी रिलीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी आप जानते हैं उस वक्त रिलीज करता है जब वो ऊपर वाले शेल में से जंप करके नीचे वाले शेल में आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, ये आपके पास कोई एटम का न्यूक्लियस है, उसके बाद ये फॉर एग्जाम्पल एक पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर वाले शेल किसी में आ गया है, क्योंकि आपको मालूम है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल में से जंप करके नीचे वाले शेल में आएगा, यहाँ पर वो यहाँ भी आ सकता है, सपोज ये यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ पर भी आ सकता है। अब जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल में से जंप करके नीचे वाले शेल में आएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। जो एनर्जी वो रिलीज करेगा उससे जो स्पेक्ट्रम हासिल होता है, अच्छा क्योंकि ये यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे ये नीचे आएगा तो एक फोटोन इमिट करेगा। ये जो फोटोन इसने इमिट किया है, ये जो आगे स्पेक्ट्रम बनाएगा उसको इमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। ये अब देखें जरा इस टॉपिक का नाम इन टर्म से किस तरह से रिलेटेड है। ये जो एटम है ये हाइड्रोजन का एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन नीचे वाले शेल में से जंप करके किसी तरह से ऊपर वाले शेल में चला गया। अब वो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर वाले शेल में से जंप करके नीचे आएगा अपने से लोअर एनर्जी वाले शेल में, तो वो कोई ना कोई एनर्जी रिलीज करेगा या इमिट करेगा, उसको हम लिखेंगे इमिशन। जो फोटोन ने एनर्जी इमिट की उससे आगे जाकर कोई स्पेक्ट्रम बनेगा। यहां पर ये हाइड्रोजन का एटम है, उसमें फोटोन एक इलेक्ट्रॉन ने फोटोन इमिट किया, उस इमिशन से आगे एक स्पेक्ट्रम बना, और ये आपके पास टॉपिक है हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम। अब हम क्वांटाइज्ड एनर्जी के फार्मूले से थोड़ा सा वाकिफ हैं। हम जानते हैं किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद है तो उसकी एनर्जी हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे अब यहां सपोज ये कोई एन शेल है जिसका हमें मालूम नहीं है, वहां ये वाला इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल इस शेल का नाम मैं रख देता हूं एन शेल है, यहां से ये जंप करके इस शेल में से नीचे वाले शेल में आ गया, इस शेल का नाम मैं पी रख देता हूं। ये फिगर में तो तीसरा और दूसरा बन रहे हैं, लेकिन हम इसको जर्नलाइज्ड वे से जब देखेंगे हम तीसरा दूसरा नहीं लिखेंगे, हम ऊपर वाले का नाम एन रख देते हैं, नीचे वाले का नाम पी रख देते हैं। तो जो नीचे वाले शेल में आया उसका नाम पी रख देता हूं। अब आप जानते हैं
कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है वो इन दोनों शेल की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी। मैं इसको लिख लेता हूं ई एन माइनस ई पी। ई एन जो है वो माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर है, और ये माइनस, ये आपके पास है माइनस ई नॉट ओवर पी स्क्वायर। अब यहां से आप लिख सकते हैं माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर प्लस ई नॉट ओवर पी स्क्वायर। इसको अगर मैं थोड़ा सीधा कर लूं तो ये आ जाएगा ई नॉट ओवर पी स्क्वायर माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर। अगर मैं ई नॉट को कॉमन ले लूं ये आपके पास चेंज इन एनर्जी के बराबर आ गया। अब हम वाकिफ हैं कि जो फोटॉन की एनर्जी होती है वो एच एफ के बराबर होती है। तो इस केस में जो डेल्टा ई है वो एक्चुअली फोटॉन की एनर्जी के बराबर है। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच एफ की जगह हम लिख सकते हैं सी ओवर लेमडा। तो ये वैल्यू उठाकर आप इस जगह पर हम पुट करेंगे। अब ऐसा करते हैं, ये जो एच सी है इसको ले जाकर इसके नीचे डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या बचेगा, 1/λ। अब ये जो चीज है आपके पास ई नॉट ओवर एच सी, ये एक कांस्टेंट है जिसको कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट आर एच। ये आपके पास वेवलेंथ कैलकुलेट करने का मेथड आ गया। अब यहां से जो भी आपके पास फोटोन रिलीज होकर आएगा आप उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ये जो आर एच है इसकी एक वैल्यू होती है, मैं वो लिख देता हूँ। जो रिडबर्ग कांस्टेंट है ये दुनिया का वाहिद कांस्टेंट है जी जो 100% एक्यूरेट वैल्यू देता है। सबसे एक्यूरेट कांस्टेंट ये है। तो इस तरह से आपके पास दो शेल्स में से पी एन ऊपर नीचे शेल में से जंप करके नीचे वाली शेल में आएगा इलेक्ट्रॉन। तो अब जो पी की वैल्यू है वो 1 2 3 4 हो सकती है।
एन की भी वैल्यू जो है वो इसी तरह से कोई ना कोई नंबर ही होगा, नंबर ऑफ शेल के ऊपर होगा कि कौन सी शेल में रहा है।